नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स बेसिक अकाउंटिंग के थ्योरी। ये चौथा भाग है। इसके पहले इसके 3 भाग आ चुके हैं। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, उसके बाद इसे देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सभी भागों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ ऊपर दाहिने कोने में भी आप टच करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं या जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब किसी विषय के बारे में हम पढ़ते हैं और उस विषय में यदि कोई विशिष्ट शब्द यूज होते हैं, आमतौर पे उनकी मीनिंग कुछ और लगाई जाती है, लेकिन उस विषय के संदर्भ में उसकी मीनिंग कुछ अलग होती है, या फिर कुछ ऐसे शब्द जो केवल उसी विषय में यूज किए जाते हैं, तो उसे हम देते हैं नाम टर्म का। उसे हम कहते हैं टर्म, और टर्म से ही बना है टर्मिनोलॉजी, यानी शब्द विज्ञान इसे हिंदी में कहा जाता है। तो अकाउंट के फील्ड में बहुत सारे शब्द यूज किए जाते हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहला शब्द जो अकाउंटिंग में यूज होता है वो है एसेट। इसे हिंदी में कहते हैं संपत्ति। संपत्ति क्या होती है? ऐसी कोई भी वस्तु जिससे भविष्य में व्यवसाय को कोई धन की प्राप्ति हो या कुछ लाभ मिले, तो उसे हम संपत्ति के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट, मशीनरी है, तो उसे आप जब व्यवसाय में यूज करेंगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। यदि आपके प्रोडक्शन में वो हेल्प कर रहा है तो ऐसे में आप जो है प्रोडक्शन करके जब लाभ कमाएंगे तो उसमें उस चीज़ की भी भूमिका होगी। इसके अलावा यदि आपके पास कैश है तो उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। बैंक में पैसे हैं, उसका लाभ आप कभी भी उठा सकते हैं। आपके पास फर्नीचर है, उसे आप यूज करते हैं, उसका कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलेगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो व्यवसाय को कभी ना कभी लाभ पहुंचाने वाली है, वो व्यवसाय के लिए संपत्ति कही जाती है। वर्तमान में भी लाभ हो सकता है, भविष्य में भी लाभ हो सकता है। अब एसेट को जो है कैटेगराइज किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। एसेट को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो नेचर के आधार पर और दूसरा इनके मूर्तता के आधार पर, यानी भौतिक गुण के आधार पर। नेचर के आधार पे एसेट को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है: फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट और वेस्टिंग एसेट। तो फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं? ऐसी संपत्तियां जिससे हमें 1 साल या उससे अधिक समय के लिए लाभ प्राप्त हो सकता है, उसे हम अस्थाई संपत्ति के कैटेगरी में रखते हैं, फिक्स्ड एसेट कहते हैं। तो इसका मेन यूज ये होता है कि गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए इन संपत्तियों का यूज किया जाता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी जो हैं आपकी फिक्स्ड एसेट कही जाती हैं, क्योंकि एक बार ज़मीन आप खरीद लेंगे या उस पर बिल्डिंग बनवा लेंगे तो उसे आप अनेक वर्षों तक काम में लेते रहेंगे, वो अनेक वर्षों तक आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली है। इसी तरीके से प्लांट या मशीनरी जो आपने अपने कारखाने में लगाई है, वो कई साल तक आपको प्रोडक्शन करने में सहायता करेगी। इसे रीसेल के पर्पज से नहीं लिया जाता है। अस्थाई संपत्ति को यूज करने के लिए खरीदा जाता है। इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि इस संपत्ति को खरीदा जाए और बाद में फिर से बेच दिया जाए। हालांकि जब उसमें खराबी आ जाती है, काफ़ी सालों तक हम यूज कर लेते हैं, तो उसे बेचते हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हम संपत्ति को यूज करें। जब तक वो ठीक हालत में है तब तक हम उसे यूज करते हैं। दूसरी बात है चालू संपत्ति। ऐसी संपत्तियां जिसका फ़ायदा हम साल भर के अंदर लेते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हमने क्रय किया और साल भर के अंदर ही हमें उसका पूरा लाभ मिल जाएगा, सारी चीज़ों को हम यूज कर लेंगे, पूरा लाभ उसका विदिन 12 मंथ ले लेंगे, ऐसी संपत्ति को हम करेंट एसेट कहते हैं। जैसे इसमें आपका कैश आ जाता है, बैंक आ जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेज भी आ जाते हैं, इसमें स्टॉक भी आ जाता है। ये ऐसी संपत्तियां हैं जिसे साल भर के अंदर ही हम यूज कर लेते हैं। इनका मेन पर्पज होता है रीसेल करना, यानी इन संपत्तियों को हम खरीदते हैं और बाद में इसे बेचकर साल भर के अंदर ही इसका पूरा लाभ उठाने का हम प्रयास करते हैं।
इसके बाद समाप्त होने वाली संपत्ति, वेस्टिंग एसेट। तो ऐसी एसेट जो समय के साथ समाप्त हो जाती हैं या उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है माइन, जो धातुओं की खानें होती हैं या मिनरल्स की खानें होती हैं। वो जैसे जैसे मिनरल्स उसमें से निकलता चला जाता है, एक समय के बाद वो खान में मिनरल का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही ऑयल वेल, तेल का कुआं, इसमें से भी तेल निकलता रहता है। एक समय ऐसा आता है तेल उसमें से निकलना बंद हो जाता है, उसमें तेल खत्म हो जाता है। तो ऐसी एसेट जो समय के साथ समाप्त हो जाती हैं उसे हम कहते हैं वेस्टिंग एसेट। इसमें आपका ट्रेडमार्क और पेटेंट भी आता है, क्योंकि आप कोई ट्रेडमार्क लेते हैं या कोई पेटेंट कराते हैं तो उसका एक फिक्स पीरियड होता है, 5 साल, 10 साल या 20 साल के लिए आपको पेटेंट भी मिलता है, ट्रेडमार्क भी मिलता है। तो इसमें समय के साथ इसकी भी उपयोगिता खत्म हो जाती है, इसलिए ट्रेडमार्क और पेटेंट को भी इसमें रखते हैं। अब भौतिक गुण के आधार पर देखा जाए तो एसेट दो प्रकार की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट को हम कहते हैं दृश्य संपत्ति और इंटेंजिबल एसेट को हम कहते हैं अदृश्य संपत्ति। यानी ऐसी एसेट जो हमें दिखाई दे रही है, हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो दृश्य संपत्ति के अंतर्गत आएगी। जैसे प्लांट, मशीनरी, कैश, बैंक, ये सारी चीज़ें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, तो ये हमारी टेंजिबल एसेट है। लेकिन कई सारी संपत्तियां ऐसी होती हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं, छू नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता हमें मिलती है। जैसे ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट का ब्रांड को या किसी लोगो को रजिस्टर्ड करा देते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। वो रजिस्टर्ड कराने से आपके कंपनी को फ़ायदा ये मिलता है कि प्रोडक्ट आसानी से बाज़ार में पहचाना जाता है और इससे लोग आसानी से आपके प्रोडक्ट को पहचान के खरीद पाते हैं, इससे आपकी बिक्री बढ़ती है। ट्रेडमार्क वैसे तो भौतिक चीज़ नहीं है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ भाई ये लोगो या ये नाम आपने रजिस्टर्ड कराया है, तो उसे देखा तो नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, फिजिकली महसूस आप नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी फ़ायदा बिजनेस को पहुंचता है। तो वो दिखाई नहीं देती है लेकिन फ़ायदा पहुंचता है, इसलिए ये अदृश्य संपत्ति है। ऐसे ही आप ले सकते हैं गुडविल, ख्याति। किसी बिजनेस के परफॉर्मेंस के आधार पे लोगों के मन में उस बिजनेस के प्रति जो एक लॉयल्टी बनती है, बिजनेस के प्रति एक विश्वास जो पैदा होता है, वो गुडविल कहा जाता है। लोग किसी एक दुकान पे या कुछ दुकानों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक ही सामान यदि 4 जगह मिल रहा है तो भी आप एक पर्टिकुलर दुकान पे जाते हैं वो सामान खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के दुकानदार से आपका परिचय है, आप उससे अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं, खुलकर बात कर पाते हैं, वो आपको सम्मान देता है, आपको अच्छी सेवाएं देता है, तो छूट वगैरह भी दे देता है। ऐसा कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब दुकानदार जब आपको प्रोवाइड करता है तो आपके मन में उस दुकानदार के प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग बनती है, इसी को गुडविल कहा जाता है। तो गुडविल भी देख नहीं सकते आप, छू नहीं सकते, लेकिन इस गुडविल का फ़ायदा व्यवसाय को मिलता है। तो गुडविल भी एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट है। इसके अलावा पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट के फार्मूले को रजिस्टर्ड करा लेते हैं और एक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि आपके अलावा वो फार्मूला कोई और यूज नहीं करेगा, तो इसी को पेटेंट कहा जाता है। कुछ सालों के लिए पेटेंट आपको मिलता है, जब तक पेटेंट आपके पास रहता है तब तक आपको उसका फ़ायदा मिलता है। तो चलिए, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो दिखाई दे, जिसे हम छू सकें, महसूस कर सकें, वो टेंजिबल एसेट है। जो दिखाई न दे लेकिन उसका फ़ायदा बिजनेस को मिलता है तो वो इंटेंजिबल एसेट है। अब अस्थाई संपत्तियां, चालू संपत्तियां और समाप्त होने वाली संपत्तियां, ये एक अलग डिवीज़न है और भौतिक गुण के आधार पे एक अलग डिवीज़न है। यानी अस्थाई संपत्ति टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। चालू संपत्ति में भी कुछ संपत्तियां टेंजिबल हो सकती हैं, कुछ संपत्तियां इंटेंजिबल भी हो सकती हैं। तो दोनों को, ये 5 अलग अलग कैटेगरी नहीं है। एक पैटर्न पे हमने ये 3 कैटेगरी बनाई, दूसरे पैटर्न पे हमने ये 2 कैटेगरी बनाई।
दूसरा जो वर्ड अकाउंटिंग के फील्ड में यूज किया जाता है वो है लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज, दायित्व। दायित्व क्या होता है? वह धन या राशि जिसका भुगतान हमें करना बाकी है। यानी कोई भी भुगतान या कोई भी चीज़ यदि हमें दूसरे को देनी है तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है। इसे यदि परिभाषा के रूप में देखें तो इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओव टू आउटसाइडर। यानी संस्था के बाहर के लोगों को जो भी पैसा हमें देना बाकी है या जो भी सामान हमें देना बाकी है वो हमारे लिए लाइबिलिटी माना जाता है। लाइबिलिटी भी दो प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यानी दीर्घकालीन दायित्व, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज अल्पकालीन दायित्व। तो ऐसे भुगतान जो 1 वर्ष के अंदर करने हैं वो अल्पकालीन दायित्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, यानी कुछ ऐसे खर्चे जिनका भुगतान अभी हमें करना बाकी है वो भी हम विद इन 1 ईयर कर ही देते हैं। छोटे मोटे खर्चे हैं या कोई किसी का सैलरी देना बाकी है, किराया देना बाकी है, ये सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में होते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन यानी अल्प अवधि के लिए यदि हमने किसी से लोन लिया है, उधार पैसा लिया है, तो वो भी आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आता है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है? ऐसे भुगतान जिन्हें हमें 1 वर्ष के बाद ही करना है, यानी कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद हमें भुगतान करने का ज़रूरत है। ऐसे लाइबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। इसमें आपका लॉन्ग टर्म लोन आते हैं। लॉन्ग टर्म लोन मतलब जिनकी अवधि 1 साल से अधिक की है, ऐसे लोन को लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। इसके अलावा डिबेंचर आ सकते हैं। डिबेंचर भी एक तरीके से पैसे उधार लेने का एक जरिया है, जिसमें आप आम जनता से पैसे उधार लेते हैं, बदले में आप उनको डिबेंचर देते हैं। डिबेंचर एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उधार लेने का और ब्याज की दर का विवरण वगैरह पहले से छपवा दिया जाता है, और जो भी व्यक्ति उधार देने के लिए तैयार होता है उसे वो डिबेंचर जारी कर दिया जाता है। तो ये सब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हैं जिन्हें हमें 1 साल या उसके बाद भुगतान करने की आवश्यकता होती है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लाइबिलिटी में ओनर को दिए जाने वाली राशि को शामिल नहीं किया जाता है। भाई कोई भी बिजनेस चलता है तो उसका जो ओनर है या मालिक है या जो प्रोप्राइटर है वो भी अपना पैसा बिजनेस को देता है, क्योंकि आगे आप जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि व्यवसाय के अस्तित्व को उसके मालिक के अस्तित्व से अलग माना जाता है। अकाउंटिंग के नज़रिए से व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति या व्यवसाय को शुरू करने वाला व्यक्ति एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। तो ऐसे में यदि व्यवसाय का मालिक भी व्यवसाय में कुछ पैसे डालता है तो एक तरीके से व्यवसाय से मानता है कि हमने उस ओनर से या उस मालिक से पैसे उधार लिए हैं। तो ऐसा उधार जो है वो लाइबिलिटीज में नहीं आता है। लाइबिलिटी में वो उधार आता है जो हमने बाहरी व्यक्तियों से लिया है। मालिक तो संस्था के अंदर का व्यक्ति है, हमने बाहरी व्यक्तियों से जो उधार लिया है वो लाइबिलिटी होगी। और ओनर से जो उधार हम लेते हैं उसे हम कहते हैं, अगला टर्म हमारा आता है कैपिटल, पूंजी। तो ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहा जाता है। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में जो धन या पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्ट यानी विनियोग किया जाता है, वह पूंजी कहलाता है। तो 3 वर्ड आपने पढ़ा, कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट। और यही 3 चीज़ें पूरे बैलेंस शीट को बनाने में काम आती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो समराइजिंग हम करते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में केवल 3 ही चीज़ें शामिल होती हैं। जितनी एसेट हैं वो शामिल होंगी, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं वो शामिल होंगी, और जितना भी कैपिटल पूंजी लगाया गया है बिजनेस में वो शामिल होगा।
इसके अलावा कोई भी चौथी चीज़ बैलेंस शीट में नहीं आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।